12। क्या कह रहे हैं सवाल में? अब 40 किलोग्राम ब्लॉक रेस्टिंग। ये सारे सवाल एनटीएस के हैं 12 से लेकर जितनी भी सवालात हैं नीचे वो सारे एनटीएस वाले हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं? अब 40 किलोग्राम ब्लॉक इज रेस्टिंग एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। If the block is released and falls to the ground. 12 कह रहे हैं कि एक 40 किलोग्राम का ब्लॉक है, 40 किलोग्राम का ब्लॉक, उसको 5 मीटर की हाइट से ड्रॉप करा जा रहा है। इफ द ब्लॉक रिलीज, टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, बताइए 2 मीटर अबव उसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सवाल है। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको गिवन है क्या? 5 मीटर हाईएस्ट पॉइंट है और आपसे पूछ रहे हैं बताइए 2 मीटर अबव उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी। हमने ये चीज पढ़ी थी 11 बेटा, लास्ट में करवाता हूं। हमने ये चीज पढ़ी थी कि टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम होती है, चाहे टोटल एनर्जी 5 मीटर अबव निकालें चाहे 4 मीटर अबव निकालें, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी चेंज होती है लेकिन टोटल एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट, हर जगह सेम। तो अगर मैं टोटल एनर्जी 5 मीटर अबव निकालूं, वही टोटल एनर्जी 4 मीटर अबव होगी, वही टोटल एनर्जी 3 मीटर अबव होगी, वही टोटल एनर्जी 2 मीटर अबव होगी। तो आसानी किसमें है कि मैं 5 मीटर अबव अगर टोटल एनर्जी निकाल लूं, वही एनर्जी हर जगह होगी। और अगर मैं 5 मीटर अबव टोटल एनर्जी देखूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 0 होती है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं mgh, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। मास कितना गिवन है? 40, जी की वैल्यू कितनी गिवन है? 10, हाइट, अब हाईएस्ट पॉइंट पे ले रहे हैं तो हाइट कितनी लेंगे? 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5 4 20, 2 0 और आंसर आ गया 2 किलो जूल। तो आसानी से हमने क्या करा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी थी वो कैलकुलेट करी, और टोटल एनर्जी हमें पता है हर पॉइंट पे क्या होती है? सेम होती है। तो जो टोटल एनर्जी 5 मीटर अबव, वही 4 मीटर अबव, वही 3 मीटर अबव। तो हमने सिंपली क्या करा, 5 मीटर अबव वाली टोटल एनर्जी निकाली, वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल। 13 में क्या कह रहे हैं? अ ब्लॉक ऑफ मास, वर्क डन निकालना है। बहुत आसान सवाल। एफ डी कॉस थीटा सारी वैल्यूज आपको गिवन है, फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है 210, डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है 3 मीटर, कॉज एंगल आपको गिवन है कितना, सारी चीजें गिवन है 30 डिग्री। 2103 कॉस 30 होता है √3/2 के बराबर। 2 से 210 कैंसिल, मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर आ जाएगा 315 √3। बहुत ही आसान सा सवाल था, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 2310। बेटा अभी रुक जाएं एक आध दिन और, टीसीएस अभी नहीं करवाएं, देखें क्या है क्या नहीं, एक आध दिन और रुक जाएं, फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। 70 किलोग्राम मैन, पावर पूछिए। पावर का फॉर्मूला, जब कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही होती है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन ओवर टाइम बेसिक। नीचे से ऊपर जाते हुए हम वर्क डन को इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पावर का? mgh/t। सारी वैल्यूज गिवन है, सिर्फ पुट करना है।
मास है 70, ग्रेविटी, हाइट सब गिवन, 3 मीटर इन 2 सेकेंड्स। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करानी है, 1050 जूल। बहुत आसान से सवाल आता है और ये सारे एनटीएस के सवाल आते हैं आखिरी के 4-5, स्टार्टिंग में भी थे 1-2। हाँ बेटा, फॉर्म वगैरह आप लोग सब सबमिट करा लें, उसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें, अभी जमा मत करवाएं फीस वगैरह। वर्क को काइनेटिक एनर्जी के बराबर बेटा जब लेते हैं जब बॉडी मूव कर रही होती है, किसी स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव कर रही होती है। जब हाइट पे जा रही होती है तो वर्क डन इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहे हैं? बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज मूव बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 10 सेकेंड। वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 2 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देखें तो वी आई टी 0, पूरा फैक्टर 0, क्या बचा? हाफ ए टी स्क्वायर। लिख दिया मैंने हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वी आई तो 0 है, तो वी आई टी का पूरा फैक्टर 0, तो डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिख दिया हाफ ए टी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं गिवन, मैं एक्सेलरेशन को एफ अपॉन एम लिख रहा हूं, मैं एक्सेलरेशन को एफ अपॉन एम लिख रहा हूं। सही है, ये तो पता ही है ना आप लोगों को, एफ इज इक्वल टू एम ए। और यहां से अगर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो एफ अपॉन एम आ जाएगी। फोर्स गिवन है 2 न्यूटन, टाइम कितना गिवन है? 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर हो गया 100, डिवाइडेड बाय मास इज 5 किलोग्राम। 40 आंसर। ये भी एनटीएस का सवाल। 16, बहुत ही आसान सवाल। 16 भी चैप्टर 2 में भी आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जैसे सवाल, 16 जैसे सवाल। R1 गिवन है 3i 2j माइनस 6k। R2 गिवन है 14 13 9k। पहले R निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते थे? बॉडी जहां से जहां मूव कर रही है, R1 से R2 जा रही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, 14 माइनस 3 11, 13 माइनस 2 11, 9 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 15k। R आ गया। फोर्स वेक्टर आपको गिवन है 8i 2j 6k। वर्क डन निकाल लें फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, क्या हो जाएगा? 88 22 90। सबको सम अप करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 200 जूल। अब आइए जो लास्ट क्वेश्चन रह गया उसको जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहे हैं? इनिशियली एक बॉम्ब जिसका मास है 20 किलोग्राम, इनिशियली वो रेस्ट की हालत में होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। एक मास है जो कि रेस्ट में है, तो मास 20 किलोग्राम, इनिशियली रेस्ट में, यू की वैल्यू हो गई 0। अब वो दो हिस्सों में टूट गया, तो एक मास हो गया m1, एक मास हो गया m2।
m1 कितना गिवन है हमें 8 किलोग्राम और m2 गिवन है 12 किलोग्राम। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 किलोग्राम, काइनेटिक एनर्जी K1 सपोज 8 किलोग्राम की कितनी गिवन है 576 जूल गिवन है। तो आपसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पीस दैट इज 12 किलोग्राम वाली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बताइए। ठीक है, अब बताइए आप लोगों ने इस सवाल को लॉन्ग मेथड से करा है, किस मेथड से करा? देखिए इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। मैं आपको बता देता हूँ लॉन्ग मेथड भी और फिर शॉर्ट मेथड भी बता देता हूँ। लॉन्ग मेथड आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ किस तरह करना है पूरा, और शॉर्ट मेथड से मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। लॉन्ग मेथड क्या है, देखिए K1 गिवन है ना, K1 का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m1 v1 स्क्वायर। यहां से आप निकाल लेंगे v1, m1 भी गिवन है, K1 भी गिवन है, v1 की वैल्यू निकाल लेंगे आप। सही है, v1 आ गया। अब v2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिफोर एक्सप्लोड आफ्टर एक्सप्लोड मोमेंटम बराबर, बिफोर एक्सप्लोड एक पीस था, मास इनटू वेलोसिटी 0 है, आफ्टर एक्सप्लोड दो पीसेस हो गए तो m1 v1 प्लस m2 v2। यहां से ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपके पास बिफोर एक्सप्लोड क्या है 0 है। तो यहां से आप बासानी किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, v2 की। और जब v2 आ जाएगा तो आप फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाकर हाफ m2 v2 स्क्वायर से v2 की वैल्यू निकाल, बल्कि v2 निकल लिया तो फिर क्या फायदा, हमें डायरेक्टली क्या निकालनी है फिर K2 की वैल्यू। ये लॉन्ग मेथड है, ये लॉन्ग मेथड है, सही है। मैंने सिर्फ शॉर्ट मेथड करवा रहा हूं मैं शॉर्ट, लेकिन मैंने लॉन्ग बता दिया आपको कि करिएगा कैसे, कि m1 गिवन है, K1 गिवन है, तो m1 और K1 से आप v1 निकालेंगे। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करके बिफोर एक्सप्लोड एक मास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 कही हुई है, आफ्टर एक्सप्लोड दो पीसेस, दोनों की वेलोसिटीज हैं m1 v1 m2 v2। यहां से आप v2 निकाल लेंगे, v2 आ गया, दोबारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, m2 भी गिवन है, v2 यहां से आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई आपके पास, सवाल खत्म। ये एक तरीका है जो कि हो सकता है आप लोगों में से अक्सर ने यही फॉलो करो और कुछ ने ये भी फॉलो करा होगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। K1 अपॉन K2 इक्वल टू M2 अपॉन M1। K1 की वैल्यू है 576, K2 हमें निकालना है, M2 है 12, M1 है 8, 4 2 जा 4 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई 576 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, तो K2 का आंसर क्या आ गया कैंसिलेशन होने के बाद 192 इंटू 2 दैट इज 384 जूल। ये आपके पास राइट आंसर है जी। क्लियर है जी बच्चों, क्लियर है ये? काइनेटिक एनर्जी का मास से डायरेक्ट रिलेशन, तो मैंने इनवर्स क्यों लिखा, यही पूछना है। सुने गौर से, अब सुने गौर से, हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पढ़ा है, हमने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन पढ़ा था अगर याद हो चैप्टर 3 में, PV अपॉन 2 मास इनटू वेलोसिटी। एक रिलेशन ये भी पढ़ा था, अगर मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन 2m। पढ़े थे ना ये तीनों रिलेशन, मतलब दोनों रिलेशन लास्ट के, ऐसे ही था ना। अब सुने गौर से, यहां पे काइनेटिक एनर्जी का मास से इनवर्स रिलेशन है। अब मैंने यही क्यों यूज किया, सर ये कर लेते, आपने ये क्यों यूज किया, अब उसका रीजन सुन लें। क्या है रीजन, काइनेटिक एनर्जी का मास से उस वक्त डायरेक्ट रिलेशन बन सकता है जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जब भी आप दो
रिलेशंस बना रहे होते हैं ना, यानी कि दो चीजों के, तो आप बाकी तमाम चीजों को कांस्टेंट कंसिडर कर रहे होते हैं कि हाँ वो कांस्टेंट होगी। जब भी आपका काइनेटिक एनर्जी से मास से रिलेशन डायरेक्ट बनेगा अगर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। यहां पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है? सिंपल सी बात, अगर कांस्टेंट होती तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होनी चाहिए, जबकि मासेस की वजह से डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी। जब भी तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी मासेस की वजह से। तो इसलिए हमने इससे रिलेशन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि वेलोसिटीज क्या है बॉडीज की, डिफरेंट है। अगर v डिफरेंट है तो k का रिलेशन मास से आप डायरेक्ट नहीं ले सकते। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? पहले ये बताइए, अब आगे सुने, अब आगे सुने। अब मैंने इससे क्यों लिया? सर मोमेंटम कैसे पता चला कांस्टेंट है? एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। चैप्टर नंबर 3 याद आ रहा है? वर्कशीट करवाते हुए जुमला बताया था मैंने, वर्कशीट करवाते हुए ये जुमला लिखवाया था, इलास्टिक ऑफ explosion of bomb is an example of inelastic collision. नहीं, सेम मास होने का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी भी सेम हो जाती। बॉडीज की डिफरेंट मासेस, डिफरेंट सेम मासेस पे वेलोसिटीज डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन मैं वैसे ही एक जनरली बता रहा हूँ बात। हमने ये जुमला पढ़ा था ना कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, और इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन आपको याद है क्या होती है? क्या होती है इनइलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन? काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, मोमेंटम कंजर्व्ड। तो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इज एन एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन में। तो जब मोमेंटम कंजर्व्ड तो काइनेटिक एनर्जी का मास से क्या रिलेशन बन जाता है? इनवर्स। इसलिए मैंने इनवर्स रिलेशन को यूज किया है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? जी, मोमेंटम कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। सही। तो ये आपके पास थी चैप्टर नंबर 7 की वर्कशीट। अब बता दें आप लोग और क्या बोल रहे थे? चैप्टर 4 के भी कुछ सवाल बोल रहे थे कि सर वो बता दें। जी, 4 की वर्कशीट के कौन से रह गए हैं? जी जी, बुकलेट तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, बुकलेट की तरफ ही आऊंगा, लेकिन चैप्टर नंबर 4 भी कुछ कह रहे हैं। बेटा अगर ग्रुप, हाँ मेरे ख्याल से आप लोगों का जो है नया स्केड्यूल आप लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि टेस्ट थोड़े से आगे करें। नहीं बेटा, सारे ही टेस्ट आगे बढ़ाए हैं। आज आप लोगों का कौन सा टेस्ट था? नहीं बेटा, चैप्टर 5 की बुकलेट मैंने अभी शेयर नहीं करी है, बुक मार्किंग। आज आप, अच्छा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का आज टेस्ट था आप लोगों का? तो आप लोगों को कौन सी डेट अनाउंस करी गई है फर्स्ट ईयर फिजिक्स की? कल? हाँ बस सही है, कल आप लोग फिर टेस्ट दीजिएगा। टू डबल थ्री फोर बेटा, अब आप देख लीजिए, ये इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे जरा चैप्टर 4 की बुकलेट बता दीजिए, सॉरी बुकलेट कह रहा हूँ, वर्कशीट बता दें कौन सा सवाल प्रॉब्लम कर रहा है, ताकि मैं वो करवा दूं।
मैंने वर्कशीट सॉल्व नहीं करवाई, तो यही तो पूछ रहा हूँ कौन कौन से सवालात प्रॉब्लम कर रहे हैं बता दें। फिजिकल क्लास में हमने जो करी थी मैं करवा देता हूँ, वो कोई मसला नहीं है, मुझे बताएं पहले जल्दी से, फिर वर्कशीट भी हम सॉरी फिर हम उस पर आएंगे, क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो उसमें फिर मैं डेफिनेटली फिर आप लोगों से जो है वो बुकलेट के सवाल डिस्कस करूँगा, जो भी बुकलेट में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। अब जितनी भी क्लासेज होंगी उसमें फिर बुकलेट को सॉल्व करेंगे हम। चलें फिर वर्कशीट कर लेते हैं ना, कोई मसला थोड़ी है, बस चलें फिर डिस्कस करते हैं इसको, टाइम क्यों हम फिर ज़ाया करें अपना। चलें चैप्टर 4 के जो आप लोगों को प्रॉब्लम है वर्कशीट में मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, थोड़ा तेज़ी से करवाऊंगा, फॉर्मूले आप सबके पास लिखे हुए हैं। उसके बाद फिर हम ये करेंगे कि जब वर्कशीट हो जाएगी हमारी सारी तो फिर हम बुकलेट की तरफ आएंगे, और बुकलेट के मैं आप लोगों को दो दो चैप्टर करके चीज़ें समझाता जाऊंगा, या बल्कि तीन तीन चैप्टर कह दूंगा। क्या आज ये तीन चैप्टर आप लोग प्रिपेयर करके रखिएगा, उसको डिस्कस करेंगे इस तरीके से। बेटा अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात होगी तो जी नेगेटिव लेते हैं, वर्टिकल एक्सेलरेशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल के अंदर ए एक्स 0 होता है, ए वाई हमेशा माइनस जी के बराबर लेते हैं, क्योंकि ए एक्स तो 0 होता है प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है जी जी, फेसबुक वाली वर्कशीट जो है चैप्टर 4 की, मैंने टेस्ट के अंदर बुकलेट से रिलेटेड उस टाइप का कोई सवाल नहीं दिए, सही है ना। मतलब आप लोग अगर ये सोच के बैठे हुए कि चैप्टर 3 जैसे सवालात आए हुए हैं टेस्ट के अंदर, तो मैंने चैप्टर 3 से रिलेटेड भी इतने बड़े मुश्किल सवालात नहीं दिए, सही। तो मैंने इतने मुश्किल सवालात नहीं दिए जो चैप्टर 3 की बुकलेट के है आपके पास, दूसरी वाली, पहली वाली तो फिर मतलब जिसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सिर्फ फिजिक्स है वो मुश्किल बनी हुई है, और जो दूसरी वाली बुकलेट है जिसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी है, उसमें भी कुछ सवालात जो हैं वो बड़े हैं, ना इतने बड़े सवालात दिए हैं मैंने और ना इतने मुश्किल सवालात, जिस टाइप के सवालात आते हैं उसी को देखते हुए बनाया गया है टेस्ट, सही। लेकिन फिर भी जो है वो पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं हो रहा बच्चों से। ना, आरपीएम बेटा रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट होता है। न्यूमेरिकल ज्यादा हैं या थ्योरी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50 हैं, 18 से 19 थ्योरी के क्वेश्चंस भी हैं। बेटा वर्टिकल एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेंगे थ्रू आउट द मोशन प्रोजेक्टाइल में, वर्टिकल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी, तो वाई एक्सिस को कंसीडर करते हुए हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे वर्टिकल एक्सेलरेशन में। टोटल कितने क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है, टोटल 42 क्वेश्चन है, और इन 42 क्वेश्चन में आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70 to 80 मिनट्स दिए गए हैं, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा दिए गए हैं, सही है। 42 क्वेश्चन में आपको कम से कम 70 to 80 मिनट्स, ये भी मैं कम से कम बोल रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है शायद 90 मिनट्स दिए गए। सुकून से टेस्ट करिएगा, हर सवाल के ऊपर टाइम लगाकर, जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। 2452 बेटा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आप लोग ऑफिस में कॉल करके बात कर लें, क्योंकि ये हम लोग तो नहीं कर सकते। नहीं बेटा, एनटीएस लेवल नहीं बेटा, एनटीएस लेवल करिएगा आराम से,
सही है ना, सुकून से सॉल्व करिएगा हर सवाल के ऊपर टाइम देते हुए। एक साथ नहीं आएगा बेटा आप लोगों को, कि आप लोगों को एक ही दफा सबमिट करना था। फिजिक्स के अंदर एक पेज पे एक सवाल शो होगा, जैसे कि ये पेज आपके सामने आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 शो हो रहा होगा आपके पास, उसके जो भी ऑप्शन होंगे, सपोज कि आपने ऑप्शन ए पे क्लिक कर दिया, सही है ना, अब ऑप्शन ए पे क्लिक करके नीचे जो सबमिट का बटन होगा आप वो प्रेस करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप मार करके फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक। बायो का भी ऐसे ही था, तो ऐसे ही सही है बेटा। इसमें अगर एक साथ आप लोगों का टेस्ट आएगा ना, तो उसमें इशू ये आ रहा था कि अक्सर बच्चे कह रहे थे कि सर जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं ना साइड से, तो जरा सा भी माउस अगर कहीं और क्लिक हो जाएगा तो ऑप्शन चेंज हो रहे थे आप लोगों के, इसलिए एक पेज पे एक सवाल रखा गया, आप ही लोगों के लिए रखा गया। हर सवाल को अलग से आप जो है वो क्लिक करिएगा। चलें सवालात कर लें अब जरा, चैप्टर 4 के जो आप लोग सवालात कह रहे हैं, जितनी भी वर्कशीट के सवालात हैं 1 बाय 1 करवा देता हूँ जल्दी जल्दी जितने हो सकते हैं, लेकिन सुकून से टेस्ट करिएगा बेटा, अभी बता रहा हूँ बहुत सुकून से। जो कुछ लॉजिकल सवालात मैंने दिए हैं उसको पढ़िएगा, ऑप्शंस को पढ़िएगा, जल्दबाजी में मार्क मत करिएगा। मतलब ये नहीं कि आपने सवाल पढ़ा आपको समझ में आ गया, ठक करके एक ऑप्शन नजर आया मार्क कर दिया, नहीं, जरा दूसरा तीसरा ऑप्शन भी ना पढ़ के देखिएगा कि क्या है। हो सकता है कि आपके पास जो है वो 2 ऑप्शंस राइट हो, तो आराम से टेस्ट करना है, सुकून से, बहुत टाइम होगा आपके पास। सही। उसके बाद फिर टेस्ट बाद में आके डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि जिन बच्चों ने जिन ग्रुप्स में अभी तक टेस्ट हुआ है उनका रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आया। खैर छोड़ें। 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा का रिलेशन लगेगा क्वेश्चन नंबर 1 में। क्या कह रहे हैं आपसे, हाइट और रेंज बराबर है, तो एच और आर बराबर कैंसिल हो गए, तो थीटा किसके बराबर हो गया, टेंजेंट इनवर्स 4 के। टेस्ट जो होगा वो कल लास्ट के 2 पीरियड्स में स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से पहले पीरियड में नहीं लेंगे, लास्ट के 2 पीरियड्स में 11 बजे स्टार्ट होगा मेरे ख्याल से, 11 सवा 11 बजे, 11 सवा 11। इसी तरह अगर हम दूसरा सवाल देखें तो दूसरा सवाल भी आपका इसी रिलेशन से सॉल्व हो रहा है, 4h इज इक्वल टू आर टेन थीटा, तो 4h एज इट इज। आपको क्या दिया हुआ है, रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, तो r की वैल्यू आपको 4h के बराबर दी हुई है क्वेश्चन में, r की वैल्यू आपको 4h के बराबर कही हुई है, तो 4h से 4h कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के, तो थीटा क्या हो गया, टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट इनवर्स 1 का मतलब होता है 45। तो वही रिलेशंस यूज हो रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड with the velocity of 10 meter per second whose range is 5, velocity given है, range given है, 2 possible launch angle, तो range का फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज की वैल्यू आपको गिवन है 5 मीटर, v नॉट स्क्वायर, v नॉट की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर हो गया 100, साइन 2 थीटा एज इट इज, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, तो वैल्यू आ गई कैंसिल होने के बाद 1/2, साइन 2 थीटा 2 इधर जाकर डिवाइड, तो 1/2 हो गया। पहले फंक्शन शिफ्ट होगा, पहले फंक्शन शिफ्ट होगा, तो ये हो गया साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ आप सबको पता है क्या होता है, 30 डिग्री, डिवाइड करवाएंगे, एंगल आ गया 15, अगर एक एंगल 15 डिग्री है तो दूसरा एंगल कैसे निकालते हैं, 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, 75 डिग्री, तो राइट ऑप्शन क्या मिल जाएगा, 1575। 4 का आंसर ऐसे ही बता दें जल्दी से, 4 सॉल्व करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, 4 का आंसर बता दें जी, 4 का आंसर
सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 35। ऑप्शन बी बॉल, वो एंगल जो क्लोजेस्ट टू 45 होगा, क्योंकि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है, मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होती है 45 डिग्री पर, तो वो एंगल जो क्लोजेस्ट टू आपके पास क्या होगा 45, उस पर रेंज मैक्सिमम होगी। तो क्लोजेस्ट टू 45 कौन सा एंगल है 35, तो यही आंसर हो जाएगा। तो 4 का आंसर आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। 5 में मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। हाइट का फॉर्मूला V0² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। हाइट निकालनी है। V0 की वैल्यू गिवन है कितनी 36 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्जन आप सबको आती है, मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर 100 साइन स्क्वायर थीटा कितना गिवन है इसमें 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और ये जी की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, तो 5 एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले साइन 60 की वैल्यू आएगी, दैट इज √3/2, उसका क्या लेंगे हम स्क्वायर, पहले वैल्यू निकालते हैं देन फिर उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 5 3 = 15 डिवाइड बाय 4, 15 को 4 से डिवाइड कराइए, 4 4 = 16 होता है, तो 4 का नियरेस्ट वन आंसर होगा ना 3.75। 4 4 = 16, तो 4 तो हो नहीं सकता, 15 छोटा नंबर है, तो 4 से छोटा 3.75। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? थोड़ा तेज इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आप लोग सॉल्व करके बैठे हुए होंगे सब, लाजमी सी बात है, इसलिए थोड़ा तेजी से करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, a projectile is fired at an angle of 30 degree with the horizontal, its kinetic energy highest point पे k dash equals to k cos square theta, तो k dash k किसके बराबर है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E, cos स्क्वायर थीटा कितना है 30, cos 30 बराबर होता है √3/2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, आंसर आ गया 3e/4, 3e/4। सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर यही सवाल होता है, एडिशनल पूछ रहा हूं, और आपसे हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछते, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था शॉर्टकट, k साइन स्क्वायर थीटा, k की जगह k की वैल्यू दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी साइन 30, थीटा 30 है ना। इसी सवाल को एक और तरीके बता रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालनी होती तो साइन 30 होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर क्या आ जाता आंसर E/4। सही। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री के एंगल से फेंका जा रहा है और उसकी रेंज जो है वो कितनी है 1.5 किलोमीटर है। तो बताइए जब उसको 45 डिग्री के एंगल से फेंका जाएगा तो उस वक्त उसकी रेंज क्या होगी। तो क्या वो रेंज उसकी मैक्सिमम नहीं होगी, क्योंकि 45 डिग्री से जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करा जाएगा तो उसकी रेंज क्या होती है मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम रेंज आपको निकालनी है, रेंज गिवन है, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, R = Rmax sin 2 थीटा, ठीक, R = Rmax sin 2 थीटा। तो R तो निकालना है, Rmax कितना है आपके पास, सॉरी R गिवन है, Rmax निकालना है, R कितना है 1.5, Rmax आपको निकालना है sin 2 थीटा, 2 से थीटा मल्टीप्लाई होके 30 डिग्री, यहां सॉल्व कर रहा हूं, साइन 30 होता है हाफ,
हाफ का 2 पलट कर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, आंसर कितना आ गया 3 किलोमीटर। तो आरमैक्स का आंसर कितना आ गया 3 किलोमीटर। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को सवालात में? जिन्होंने वर्कशीट नहीं करी थी उनसे पूछ रहा हूँ, कौन सा ग्रुप था मुझे याद नहीं आ रहा, M10 था शायद या M12 था। बल्कि नहीं, आप लोगों में तो M15 होगा या 13 होगा। वर्कशीट मेरे ख्याल से कुछ एक आध ग्रुप में नहीं हुई थी बेटा, इसलिए करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, रेंज का फॉर्मूला होता है V0 स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। तो R का रिलेशन V0 के साथ स्क्वायर में डायरेक्ट है। तो कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो रेंज कितने टाइम्स हो जाएगी? 4 टाइम्स। स्क्वायर है ना, स्क्वायर टाइम्स डायरेक्ट रिलेशन। मैं देखता हूँ अगर पॉसिबिलिटी बनती है ना तो आज आप लोगों की कोई एक और क्लास मिल जाएगी, तो उसमें वर्कशीट के आप लोगों के जो चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं, टेस्ट में मैंने वर्कशीट से रिलेटेड कोई सवाल दिया नहीं है। मतलब जो बुकलेट है आप लोगों की, बुकलेट जैसे सवाल तो नहीं है। कौन कौन? नहीं, थ्योरी हाँ देखें, बुकलेट में जो सवालात है वो मुश्किल हैं। मतलब जो अगर मैं चैप्टर 3 की और 4 की बात करूं मुश्किल हैं। मैंने टेस्ट नॉर्मल दिया है, मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही मैंने हलवा दे दिया है। मैंने टेस्ट ऐसा दिया है जो लॉजिकल टेस्ट है, मतलब हलवा नहीं होगा। मतलब आप लोग ये कहें कि बस ये है तो ये ऐसे ही आ जाएगा। लॉजिकल टेस्ट है, आपको सवालात करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि भाई मार्क, कुछ सवालात ऐसे भी हैं कि बस जो है नजर आ रहा है डायरेक्ट मार्क कर दिया, ऐसे सवालात भी हैं बहुत सारे। और अगर आपको क्लास के कॉन्सेप्ट्स याद हैं जो हमने प्लेन मिरर और क्या कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इन सब के पढ़े थे, तो अगर आपको ये स्टार्टिंग की बेसिक चीज़ें भी याद हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स के भी कुछ सवालात मौजूद हैं, तो इतने वो मुश्किल नहीं है। बायो बता। देखें, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि टेस्ट जो है वो आप लोगों का बिल्कुल ही नॉर्मल आया है, तो मैं ऐसा भी नहीं कह सकता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मतलब टेस्ट मैंने ऐसा बनाया है कि आप लोगों को मज़ा आएगा टेस्ट देने में। लॉजिकल टेस्ट है। अब मैं रिजल्ट बताऊंगा आप लोगों को तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। अभी तक जितने ग्रुप्स में टेस्ट हुआ है मॉर्निंग के, आप लोग ही रह गए हैं, सिर्फ आप लोगों का रूम रह गया, बाकी ग्रुप्स में टेस्ट हो चुका है। तो एवरेज स्कोर जो उस सॉफ्टवेयर पे मैंने देखा था, मेरे ख्याल से 54 या 53% है।
उस टेस्ट में स्कोर। आसान क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आउट ऑफ सिलेबस मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैं ये बात की तो श्योरिटी दूंगा कि जब आप लोग टेस्ट दे देंगे ना, तो मैं क्लास में आके जब टेस्ट को डिस्कस करूंगा ना, तो आप लोगों से कहूंगा कि उस लेक्चर को खोलें और उस लेक्चर में मैंने ये बात बताई थी या नहीं, और फिर मुझे आंसर दें। आप लोगों को जब समझाते हुए मैं पूछूंगा ना, ये बताया था, ये बताया था, तो उस वक्त सब याद आ जाएगा। तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं दिया है, ये बात ध्यान में रखिए। क्या मतलब? हाँ, तो जाहिर सी बात है क्या क्या करना है मैं पहले से डिसाइड करके बैठा हुआ हूँ। मैं तो आज बहुत जो है ना, कल छुट्टी हो गई, मैं बहुत रिलैक्स हुआ हूँ। वरना परसों के रिजल्ट देख के 2 ग्रुप में टेस्ट हुए थे, मैं बिल्कुल ऐसा हुआ था कि अगर वो ग्रुप जो है ना फिजिकल क्लास में होता ना, तो उनकी तबीयत से जो है ना ट्यूनिंग होती है उस दिन। और उनको हर सवाल सॉल्व करवा के मैं ये बताता कि ये लेक्चर में मैंने ये करवाया है या नहीं, मैंने लेक्चर में ये बात बताई थी या नहीं। जी, तो ये है कि आप लोग टेस्ट आराम से दीजिएगा। मैंने कहा ना, देखें, मैंने कॉन्सेप्चुअल टेस्ट दिया है और हलवा इसलिए नहीं बनाया, आप लोग इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। देखें, मैं अगर सब कुछ पढ़ाई हुई चीजों में से ही टेस्ट उठाकर दे देता ना, एज इट इज ये सवाल दे देता, ये सवाल जो मैंने क्लास में करवाया है, तो फायदा नहीं होता फिर पढ़ाने का। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो है नहीं, आप लोगों का इंटरमीडिएट का टेस्ट तो है नहीं है कि मतलब जो सवाल बुक में मौजूद है न्यूमेरिकल एज इट इज वही आ जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही आएंगे, सब सब पढ़ा हुआ हो। लेकिन जाहिर सी बात है सवालात तो मैं चेंज दूंगा ना, वो थोड़ी दूंगा कि मैं बुकलेट से उठा के चैप्टर 3 का ये सवाल उठा लिया, 4 का ये उठा लिया, 2 का ये उठा लिया। ऐसे पेपर थोड़ी बनेगा। या जो क्लास में वर्कशीट करा रहा हूँ उसमें से 2 सवाल उठा लिए हर चैप्टर के, ये टेस्ट थोड़ी है, ये क्या है? ये तो प्रैक्टिस हो गई आपकी, आपने पहले से करा हुआ है, वही आ गया सब। सही, तो जजमेंट करनी है आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स की। वही दिए हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट्स दिए हैं सारा। बेटा, जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं, जो चीजें मैंने करवाई हैं, सब वही है, कोई डिफरेंट। मैंने क्या कहा, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि जब मैं टेस्ट आकर डिस्कस करूंगा तो मैं हर सवाल को आपको बताऊंगा कि मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, इसमें ये लॉजिक लगेगी या नहीं, ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा या नहीं, ये पॉइंट मैंने बताया था या नहीं। मैं बोल तो रहा हूँ, आप लोगों से डिस्कस करूंगा मैं आके, और आप लोग परेशान ना हो, टेस्ट नॉर्मल है। मैंने कहा ना कि आप लोग अगर सुकून से करेंगे ना टेस्ट, तो आप लोग अच्छा कर जाएंगे। देखिए, मैंने हमेशा कोशिश करी है कि आप लोगों को थोड़ी सी कुछ चीजें, जैसे कि मैंने अगर सब्जेक्ट के भी जितने टेस्ट लिए आप लोगों के, तो कोशिश ये करी कि उस टेस्ट में भी कुछ ना कुछ आपको एक नई चीज सीखने को मिले। पढ़ा हुआ था हमने सब कुछ, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट, और एक छोटी सी एक नई चीज उसी से रिलेटेड जो चीज पढ़ चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको सब्जेक्ट टेस्ट में भी, जब भी मैंने लिए हैं, कि मैं बिल्कुल ही ऐसी चीज दे दूं जो आप लोगों को कभी मैंने बताई ना हो, पढ़ाई ना हो। सही, तो इसी टाइप का ही है आपके पास चीज। तो डरे नहीं, सुकून से टेस्ट दीजिएगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा।
और फिर मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि मैं टेस्ट जो है वो डिस्कस ही नहीं करूंगा आप लोगों से आकर, पूरा टेस्ट डिस्कस करूंगा आप लोगों से, आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों को प्रिपेयर कर रहे हैं इंशाल्लाह कि जब आप लोग वहां जाएं तो आप लोग हर किस्म का टेस्ट देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये कोई श्योरिटी नहीं है बेटा कि अगले पिछले 3 सालों से फिजिक्स जो है वो बहुत आसान आ रही है, न्यूमेरिकल कम आ रहे हैं, थ्योरी ज्यादा आ रही है, तो इस साल भी ऐसा हो जाए। क्यों? 2015 में बता के उन्होंने जो है वो 30 में से 22 न्यूमेरिकल दिए थे, उसके बाद अचानक उन्होंने 16-17 से जो है वो बिल्कुल ही न्यूमेरिकल गायब कर दिया, बता के दिया था उनकी मर्जी, अचानक उन्होंने क्या करा, टेस्ट को आसान कर दिया, फिजिक्स में न्यूमेरिकल कम कर दिए। जहां 30 सवालों में 20-22 न्यूमेरिकल आते थे, 8 थ्योरी आती थी, वहां 16-17 के पेपर के अंदर उन्होंने थ्योरी बढ़ा दी। तो ये कोई रूल थोड़ी है कि हमेशा अब यही आता रहेगा। जी देखें, अब टेस्ट जो भी लेगा ये 2 तारीख को डिसाइड होगा। अब कहा ये जा रहा है कि एक ही टेस्ट होगा पूरे मुल्क में, सही है, हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन कोर्स एक होगा या नहीं इस पे सवालिया निशान है, क्योंकि पॉसिबल हो नहीं सकता कि मतलब जो फेडरल बोर्ड वाला है टेस्ट वही लिया जाए सिंध बोर्ड वालों से। सिंध बोर्ड वाले कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर वो चीजें। तो डेफिनेटली सी बात है कि फिर वो जब पढ़ते ही नहीं है तो कैसे देंगे फिर वो टेस्ट। खैर देखते हैं अभी 2 के बाद, बाकी देखें इंशाल्लाह। इरादा मेरा भी यही है कि मैं आप लोगों को जो, वैसे तो मैंने फेडरल बोर्ड से रिलेटेड एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सब बताया है, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी आप लोगों को बताया है, और इसके अलावा इनर्शिया वगैरह का कॉन्सेप्ट भी मैंने जब भी आप लोगों को दे दिया था फेडरल बोर्ड से रिलेटेड। कुछ और इनर्शिया से रिलेटेड मैं सवालात बाद में भी करवा दूंगा, और मेरा इरादा है कि मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे जो क्लासेस मिलेंगी तो उसमें हो सकता है मैं आप लोगों को फ्लूइड डायनामिक्स भी बता दूं, पढ़ा दूं। फेडरल बोर्ड में एक फ्लूइड डायनामिक्स का टॉपिक है जो हमारे फर्स्ट ईयर में नहीं है। तो हो सकता है कि मैं आप लोगों को फ्लूइड डायनामिक्स भी पढ़ा दूं। चलें खैर, क्वेश्चन पे आए अब। फॉर्म टीसीएस कर दें बेटा, कर दें, मर्जी है, मैं तो कह रहा हूँ एक आध दिन और रुक जाएं फिर कर दीजिएगा। अच्छा, अगर पम्प्स की वेबसाइट पे आया है तो मैं देख लूंगा, मैंने अभी तक उनकी वेबसाइट देखी नहीं है। चलें क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, कुछ सवालात कर लेते हैं और जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। 2 balls आर प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन 30 एंड 60 डिग्री। एक का एंगल है 30, एक का एंगल है 60 डिग्री। इफ बोथ अटेन द सेम हाइट, दोनों जो है हाइट सेम कवर कर रहे हैं, हाइट सेम कवर कर रहे हैं, तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए उनके वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो हम अगर हाइट का फॉर्मूला देखें तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो h का रिलेशन, सॉरी, हमें थीटा और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, मतलब साइन थीटा और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए ना। इफ बोथ अटेन द सेम हाइट, दोनों की हाइट सेम, तो h कांस्टेंट दोनों के लिए, 2g कांस्टेंट दोनों के लिए, तो वेलोसिटी और साइन का रिलेशन हमें निकालना है। 2 तरीके हैं, या तो दोनों फॉर्मूलों को बराबर रख के सॉल्व कर लें, या फिर डायरेक्ट लिखूं तो हो सकता है आप लोगों को शायद समझ में आ जाए। क्या ये रिलेशन बनेगा? अगर हाइट सेम हो तो वेलोसिटी का रिलेशन थीटा के साथ ये बनेगा? जी बच्चों, बनेगा ना इनवर्स में यही रिलेशन? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ डिवाइड में ले आऊं तो वेलोसिटी का साइन स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन बन रहा है, लेकिन दोनों के साथ स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे ना। एक तरफ का स्क्वायर जब सामने जाएगा रूट में चेंज होगा तो उसके ऊपर भी तो स्क्वायर होगा, कैंसिल। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब v1 अपॉन v2, तो मैंने यहां लिखा है θ2 अपॉन θ1, तो यही रिलेशन बनेगा। सिंपल वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। v1 ओवर v2 एज इट इज θ2, θ2 ये रहा 60, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, sin 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, sin 30 हाफ, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इज अंडर रूट 3/1।
आंसर इज √3:1। 10 अभी नहीं करा रहा, बड़ा सवाल है, पहले 11 करवा रहा हूं, पहले 11 करवा रहा हूं। If the speed of the projectile at the maximum height is half of its initial velocity v, the speed of the projectile at maximum height पे projectile की speed half of its initial speed v। हमने ये पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल के पास हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी वेलोसिटी आपको हाईएस्ट पॉइंट पे गिवन होगी, जो भी वेलोसिटी आपको हाईएस्ट पॉइंट पर गिवन होगी, वो बेसिकली vx की वैल्यू होगी, वो बेसिकली vx की वैल्यू होगी। तो आपको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या कही हुई है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड v। तो vx का फॉर्मूला होता है v नॉट cos थीटा। तो v है अगर इनिशियल वेलोसिटी, तो मैंने v cos थीटा लिख दिया, हाफ एज इट इज, तो v से v कैंसिल, तो थीटा आ गया cos इनवर्स हाफ यानी कि 60 डिग्री। cos इनवर्स हाफ यानी कि क्या आ गया, 60 डिग्री। सही है। तो एंगल आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब हमें रेंज निकालनी है। रेंज का फॉर्मूला v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, r एज इट इज, v नॉट की जगह आ गया v, ये एज इट इज साइन 2 थीटा, थीटा है 60, 60 इंटू 2 120। साइन 120 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है, ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो आंसर क्या आ गया, √3/2। आंसर आ गया √3v²/2g। ठीक है। इनवर्स कैसे रिलेशन बना बेटा, इसको अगर आप इधर लाकर डिवाइड करवाएं तो v नॉट स्क्वायर का साइन के साथ इनवर्स रिलेशन बना। दोनों स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक का स्क्वायर दूसरे के रूट में चेंज होकर कैंसिल। तो v1 और साइन थीटा का रिलेशन इनवर्स है, v का और साइन थीटा का। तो इनवर्स का मतलब v1 v2 थीटा 2/θ1। 11 में vx क्यों ली बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल के बाद कौन सी वेलोसिटी होती है, vy तो 0 होता है, तो सिर्फ vx होगी ना हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल की वो हाफ ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी वो vx होगी, vy तो हो नहीं सकता क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे vy 0 होता है। इसलिए मैंने vx ली, vx हाफ ऑफ v, vx v cos थीटा, हाफ एज इट इज v एज इट इज। v से v कैंसिल करके एंगल निकाला, रेंज का फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लिया। ठीक है। चलें, फिलहाल मैं यहां तक रख रहा हूं सवाल, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे।